हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। ऑस्टियोपेनिया और ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस से ठीक पहले की स्टेज है। इसमें हड्डियों की जो डेंसिटी है वो कम होने लगती है। इस कारण से हड्डियां कमज़ोर भी होने लगती हैं। ये दिक्कत औरतों में सबसे ज़्यादा देखी जाती है। ज़्यादातर इससे 45 से अधिक उम्र के लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन खराब लाइफस्टाइल की वजह से आज कम उम्र के लोग भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। अगर समय रहते इस पर ध्यान ना दिया जाए तो आगे चलकर ये समस्या गंभीर हो सकती है। ऑस्टियोपेनिया में हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इससे हड्डियों के टूटने का जो जोखिम होता है वो बहुत बढ़ जाता है। हमारी कौन सी आदतों की वजह से ये बीमारी बढ़ रही है और इससे अपना बचाव कैसे किया जाए, यही सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा। इसी से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन एंड एंडोक्राइनोलॉजी फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज से डॉक्टर शर्वरी दुआ। डॉक्टर दुआ, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। डॉक्टर, मेरा सबसे पहला सवाल ये है, ऑस्टियोपेनिया क्या होता है आखिरकार? ओके, ऑस्टियोपेनिया जैसे आपने पहले बहुत ठीक समझाया। ऑस्टियोपेनिया एक ऑस्टियोपोरोसिस की पहली स्टेज होती है जी। जो कि डायग्नोस होती है टेस्ट करके, जिसको हम बोन डेंसिटोमेट्री कहते हैं या बीएमडी कहते हैं। ऑस्टियोपेनिया जो है एक अर्ली स्टेज है और इसका डायग्नोसिस जो है ये एक बहुत ही अर्ली स्टेज पे अगर किया जाए तो हम इसको पूरी तरह से ऑस्टियोपोरोसिस में डेवलप होने से बचा सकते हैं, या फिर इससे जुड़े हुए जो खतरे होते हैं, हड्डियां टूटने का जो डर होता है, जो फ्रैक्चर रिस्क होते हैं, उससे हम बचाव कर सकते हैं। सो ऑस्टियोपेनिया मेडिकल टर्म में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इसको हम लो बोन मास कहेंगे, या फिर जो बोन की डेंसिटी है उसका कम होना कहेंगे। ओके डॉक्टर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा अगले सवाल में कि ऑस्टियोपेनिया के जो मैंने लक्षण बताए हैं, क्या उससे अलग भी कोई लक्षण होते हैं, मतलब सिम्टम्स, या फिर ऑस्टियोपेनिया और ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण में कोई अंतर होता है? देखिए, जैसे आपने भी पहले समझाया, ऑस्टियोपेनिया एक अर्ली स्टेज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस होता है। जी। ऑस्टियोपेनिया या ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण जो है वो लगभग सेम ही होते हैं, पर ओके। ऑस्टियोपेनिया के लक्षण में आना ये बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती कि ये उनको जो कई बार दर्द होता है, हड्डियों में दर्द हो सकता है, उनको पोस्चरल डिसेबिलिटीज हो सकते हैं, उनको थोड़ी बहुत गिरने पे, चोट लगने पे हड्डियों का टूटना हो सकता है। ये सारे ही रिस्क जो इन्वॉल्व होते हैं ऑस्टियोपेनिया और ऑस्टियोपोरोसिस के साथ, वो लगभग हर एक व्यक्ति में अलग अलग तौर से प्रेजेंट होते हैं, सिम्टम्स भी, और इसके लक्षण जो है वो इसी तरह से आगे आगे प्रोसीड होते हुए ऑस्टियोपोरोसिस में भी देखे जा सकते हैं। तो कोई डिफरेंस दोनों के सिम्टम्स या लक्षणों में आज सच नहीं होता है, लेकिन ओके। ऑस्टियोपोरोसिस के जो मरीज होते हैं उनमें फ्रैक्चर का जो खतरा है वो थोड़ा ऑस्टियोपेनिया वाले मरीजों से ज्यादा होता है। ओके डॉक्टर दुआ, मैं ये भी जानना चाहूँ, जैसे कि अभी आपने बताया भी कि इसके लक्षणों में, सिम्टम्स में ज़्यादा फर्क नहीं होता, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस पहली स्टेज होती है तो वो आगे जाके ज़्यादातर डेवलप हो जाती है, बस इतना ही होगा। मैं ये जानना चाहूँगा कि इसकी वजह क्या होती है होने की, इस बीमारी की आखिरकार? जी, जी। तो ज़्यादातर ये बीमारी जो है महिलाओं में देखी जाती है। पोस्ट मेनोपॉज़ल फेज़ जिसको हम कहते हैं, माने मेनोपॉज़ के बाद जो महिलाएँ होती हैं, वो सबसे ज़्यादा रिस्क में होती है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। उनके अलावा जो भी हमारे एल्डरली एज है, जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी बोन डेंसिटी जो है वो एज रिलेटेड कम भी होती जाती है। और इसी वजह से जैसे पोस्ट मेनोपॉज हो गया, या फिर मेल्स हो गए जो कि 55 इयर्स से ऊपर है या 65 इयर्स से ऊपर है, उनमें बोन डेंसिटी की कमी की वजह से ये बीमारी देखी जाती है। इसके अलावा कई सारी और हार्मोन रिलेटेड डिसीजेज होते हैं, जिसमें ये बीमारी जो है अपने वक्त से पहले, माने अपने एज से पहले, बोन की डेंसिटी की कमी की वजह से देखी जाती है। उसमें से कुछ डिसीजेस थायराइड रिलेटेड है, जिसको हम थायरोटॉक्सिकोसिस कहते हैं। कुछ पैराथायराइड रिलेटेड है, जिसको हम प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म कहते हैं। कुछ स्टीरॉयड रिलेटेड होते हैं, जो कि बहुत टाइम तक मात्रा में स्टीरॉयड खाने के कारण हो सकते हैं। और भी कई सारे लाइफस्टाइल हमारी जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे अल्कोहल इंटेक है, स्मोकिंग है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसको हम कहते हैं, उन सब चीज़ों की वजह से ये बीमारी जो है ये अपने वक्त से पहले प्रेजेंटेशन करना शुरू हो जाती है।
ओके। जैसे कि अभी आपने बताया, बिल्कुल सही बोला, औरतें अपना ध्यान नहीं रखती हैं, फैमिली का पूरा ध्यान रखती हैं, पर अपना ध्यान रखना कहीं ना कहीं भूल जाती हैं और बस काम और काम और काम और कुछ नहीं दिखता उन्हें। मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि औरतों में ये बीमारी तो पहले बुजुर्गों में तो हो ही रही थी, जस्ट बिकॉज ऑफ वो अपना ध्यान नहीं रख पाती है, डाइट नहीं ले पाती हैं, पर ये जो बीमारी है वे युवाओं के अंदर क्यों बढ़ती जा रही है आखिरकार? जी, तो हमारी जो बोन फॉर्मेशन होती है उसमें कई तरह के सेल्स होते हैं। वो सेल्स की जो मल्टीप्लिकेशन होती है उसी से हमारी बोन डेंसिटी जो है वो बनती है। ओके। अब उन सेल्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए हमको कई सारे द्रव जैसे कैल्शियम, फॉस्फेट, इन सब की जरूरत होती है। और आजकल के युवाओं में हमने देखा है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो कैल्शियम की मात्रा उतनी स्टेट में नहीं लेते हैं अपने डाइट में। एक्सरसाइज इतना रेगुलर नहीं रहा है, या एक्सरसाइज के बारे में जानकारी और अवेयरनेस इतनी नहीं है आजकल के युवाओं में। अ, उसके अलावा जो हम देखते हैं आम तौर पे हमारे पास कई सारे मरीज आते हैं जो एक्सरसाइज के लिए सप्लीमेंट्स लेते हैं, जिनमें कई हद तक कभी स्टेरॉइड्स भी मिले हुए होते हैं। और इसी स्टेरॉइड्स के एक्सपोजर के कारण उनकी हड्डियां जो है वो एक्चुअली कमजोर होती है और ना कि मजबूत होती है। ओके। सो कई सारे वजह हैं जिस वजह से युवाओं में ये खासकर अभी जो है डेवलपमेंट इसकी हमको दिखाई दे रही है। जी, इसका बड़ा बड़ा कारण जो है वो यही है कि लाइफस्टाइल उनका जो युवाओं का है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया और ख़राब हो गया है। वो अपनी डाइट का सही ध्यान नहीं रखते हैं और स्मोकिंग एंड ऑल ये सब करते हैं। आई थिंक इसी वजह से ये सब बढ़ रहा है। मैं ये जानना चाहूँगा कि इसका पता कैसे लगाया जाता है? अगर ये बीमारी किसी को हो जाती है तो इसका पता कैसे लगाया जाता है आखिरकार? जी, तो इसके लिए जैसे मैंने पहले भी कहा, एक बोन डेंसिटोमेट्री एक टेस्ट होती है जिसको हम बीएमडी कहते हैं। ओके। और ये होता है के थ्रू, एक स्कैन के थ्रू, जिसमें कि ये सबसे ही मिनिमली इन्वेजिव, इन्वेजिव तो बिल्कुल भी नहीं है, इसमें रेडिएशन एक्सपोजर भी बहुत कम होता है। और एक ये बहुत ही सिग्निफिकेंट तरीका है पता करने का कि आपकी हड्डियां किस स्टेट में है अभी। क्या वो ऑस्टियोपीनिया वाले स्टेज में है, यानी अर्ली स्टेज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस में है, या फिर फुल ब्लोन ऑस्टियोपोरोसिस में है, माने आपको ये बीमारी पूरी तरह से डेवलप हो गई है। और आपके फ्रैक्चर रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, आपके फ्रैक्चर रिस्क का परसेंटेज किस तरह से आगे बढ़ सकता है, ये सब चीजें हमको बीएमडी के जरिए पता लग सकती है। सो बीएमडी एक टेस्ट है जो हम खासकर महिलाओं में जो कि 65 ईयर्स से ऊपर होते हैं, या फिर उन लोगों में जो कि जिनमें फ्रैक्चर का रिस्क है, जिनकी फैमिली में हिस्ट्री है फ्रैक्चर्स की, या फिर जिनको थोड़ी बहुत चोट से भी हड्डी टूटने का खतरा रहा है, उनको सजेस्ट करते हैं, उनके लिए एडवाइस करते हैं। ओके। डॉक्टर, मैं ये जानना चाहूँगा, हमने अभी सिम्टम्स के बारे में बात की और बीमारी का ये भी पता लगा है कि आखिरकार बीमारी होती क्या है। मैं और मेरे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे अब कि इसका इलाज कैसे किया जाता है? अगर ये किसी को बीमारी होती है तो इसका इलाज कैसे किया जाए? ओके, इसके भी कई सारे तरीके हैं। जैसे हम इस बीमारी को किस स्टेज में पकड़ते हैं उसी के ऊपर इसका ट्रीटमेंट जो है वो हम प्लान करते हैं। मान लीजिए अगर किसी को केवल कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की वजह से हड्डियां कमजोर हो रही है, जैसे खासकर युवाओं की जैसे हम बात कर रहे हैं, उनमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादातर कम पाई जाती है, क्योंकि हमारी कैल्शियम रिक्वायरमेंट जो है बॉडी की, वो हर उम्र हर स्टेज के लिए हमारे लाइफ में अलग अलग होती है। और कई बार हम ये देखते हैं कि हड्डियां कमजोर होने की जो वजह है वो ज्यादातर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी यानी कैल्शियम विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से ही होती है। तो पहले तो हम वो करेक्ट करते हैं। उसके अलावा जब ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो जाता है, मान लीजिए जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनमें, तो उनके लिए कई तरह के थेरेपीज हैं, जिसमें हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज देते हैं, हम जिसमें पैराथायरॉयड हार्मोन देते हैं, जिसमें हम कैल्शियम, कैल्सिटोनिन ऐसी चीजें देते हैं, जिससे कि बोन रीमॉडलिंग जिसको हम कहते हैं, माने बोन को मजबूत बनाने के लिए, या फिर ऐसी कुछ हार्मोन्स देके बोन के रीमॉडलिंग को दोबारा से ठीक करने के लिए ये सारी ट्रीटमेंट जो है हम शुरू कर सकते हैं। ओके। क्या इस ट्रीटमेंट से, जो भी ये ट्रीटमेंट होता है, इससे कोई नुकसान भी हो सकता है किसी का? या कोई प्रॉब्लम आ सकती है आगे? इनिशियल स्टेजेस में जब हम कोई भी ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, तो वो एक उस व्यक्ति के को नजरिए उस व्यक्ति के लिए एक तरह से प्लान करते हैं। एक इंडिविजुअल को हर कोई ट्रीटमेंट हम एडवाइस नहीं करते। तो उसमें भी कई सारे रिस्क फैक्टर्स, एडवर्स इफेक्ट्स जो है वो हम देखते हैं। पर खासकर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है,
इसको हम ज्यादातर उन महिलाओं के लिए कंजर्व करते हैं जिनमें हम देखते हैं कि मेनोपॉज जो है वो अपने वक्त से पहले हुआ है, या फिर मेनोपॉज किसी और कारण की वजह से है, ना कि नेचुरल स्टेजेस में हुआ है। इन सारी महिलाओं के लिए हम हार्मोन थेरेपी जो है ये एक ऑप्शन रख सकते हैं, लेकिन उसके भी कई सारे नुकसान हैं। जैसे खासकर खून का गाढ़ा हो जाना, उसकी वजह से थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट्स जिसको हम कहते हैं वो हो जाना, या फिर वेट गेन होना, या फिर और कई सारी चीजें हैं जैसे हॉट फ्लैशेस है, और डाइट का थोड़ा बहुत ये है कि पेशेंट्स शायद कई बार खाना नहीं खा पाते, उनको नौजिया वॉमिटिंग ये सारी चीजें होती हैं। तो ओके। उन सब चीजों को ध्यान रखते हुए हम ट्रीटमेंट जो है वो उस तरह से टेलर करते हैं कि किस व्यक्ति के लिए कौन सी ट्रीटमेंट जो है वो सुटेबल रहेगी। ओके। डॉक्टर, मैं एक सवाल जानना चाहूँगा आपसे कि बोन स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या बदलाव करने चाहिए अपने लाइफस्टाइल में, और आप कोई एक्सरसाइज सजेस्ट करेंगी बोन स्ट्रॉन्ग जिससे हो सके? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मैं आपके ज़रिए ही ये मैसेज आई थिंक पूरी सबको दे सकती हूँ। जैसे मैंने कहा, हमारे शरीर में जो कैल्शियम की मात्रा है, वो दिन-ब-दिन घट सकती है, उम्र के साथ वो घटती है, और इसीलिए ओके। जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जाती है। तो ओके। हमको खासकर खाने में ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कैल्शियम जो है वो अधिकतर मात्रा में लेते हैं। 8 से 18 साल की उम्र में जो है हमको लगभग 1200 मिलीग्राम कैल्शियम की ज़रूरत होती है, और जैसे हमारी उम्र बढ़ती है 70 साल या उससे ज़्यादा, तब भी हमको 1000 से 1200 मिलीग्राम कैल्शियम की ज़रूरत पड़ सकती है। सो डाइट में हमको कैल्शियम का ध्यान रखना ही है, खासकर युवाओं को जब वो बढ़ती उम्र में है, 18 साल की उम्र तक उनको डाइट के ज़रिए और ना कि कोई एक्सटर्नल सप्लीमेंट के ज़रिए इस कमी को पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए। एक्सरसाइज, बहुत सारे लोगों में ये एक झिझक होती है एक्सरसाइज को लेके, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर उनकी हड्डियां कमजोर है और वो एक्सरसाइज करेंगे तो शायद टूटने का डर बढ़ेगा। लेकिन ज्यादातर स्टडीज ये कहती है कि एक्सरसाइज करने से जो है वो हमारी बोन्स स्ट्रांग होती है। खासकर वो एक्सरसाइजेज जैसे वेट बेयरिंग जिसको हम कहते हैं, या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जिसको हम कहते हैं, इन सब एक्सरसाइज की वजह से हमारी बोन की डेंसिटी जो है वो इम्प्रूव होती है। रेगुलर एक्सरसाइज से हमने ये भी देखा है, जो वेट लिफ्टिंग वाले एक्सरसाइज या रेजिस्टेंस वाले एक्सरसाइज करते हैं, उनमें बोन डेंसिटी जो है वो 1% से हम इम्प्रूव कर सकते हैं बाय एवरी ईयर। सो कई सारे एक्सरसाइजेस जैसे बैक स्ट्रेंथनिंग हो गया, या पोस्चर मेंटेनेंस के लिए हो गया, जिसमें गिरने का डर जो है वो कम रहे, खासकर बुजुर्गों में, उनपे उनको वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और वैसे एक्सरसाइजेस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ओके। डॉक्टर, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस में तब्दील होने के चांसेस कब ज़्यादा हो जाते हैं? जैसे मैंने कहा आपको, ऑस्टियोपेनिया एक अर्ली स्टेज है। अगर हम इस बीमारी को अर्ली स्टेज पे ही कैच करें तो हम कई सारे ट्रीटमेंट है जो शुरू कर सकते हैं, जिससे हम ऑस्टियोपोरोसिस में उसको पूरी तरह से बदलने में रोक सकते हैं। ओके। जब जब ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस में बदल जाता है तो कई बार हम देखते हैं कि बहुत ही मामूली सी चोट से भी जो है आपकी हड्डी टूट सकती है। और जब ये स्टेज आ जाती है, खासकर हड्डियां जो बुजुर्गों में ज्यादातर हम ऑस्टियोपोरोसिस में देखते हैं, वो रीढ़ की हड्डी हो सकती है, वो आपकी कलाई या रिस्ट की हड्डी हो सकती है, या फिर आपके थाई थाई बोन हो सकती है। तो ये सारे फ्रैक्चर्स जो है जिस आप प्रोन हो सकते हैं। लेकिन ऑस्टियोपेनिया अगर हम कैच कर ले बीएमडी के जरिए, तो हम ऑस्टियोपोरोसिस में उसको बदलने से काफी टाइम तक रोक सकते हैं। ओके। डॉक्टर शर्वारी, नॉर्मली बोन डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, और ऑस्टियोपेनिया और ऑस्टियोपोरोसिस में बोन डेंसिटी कितनी होती है? देखिए, बोन डेंसिटी, वो बीएमडी जो टेस्ट किया गया था वो ओके। इस तरह से बनाया गया था कि उस एज के लिए आपकी बोन हेल्थ किस तरह से होनी चाहिए। सो ओके। वो हमेशा एक एज रिलेटेड ग्राफ में ही आपको उसकी रिपोर्टिंग की जाती है। ओके। उसका एक स्टैंडर्ड डेविएशन है जो हमने एक स्कोर के जरिए बनाया था, और वो स्टैंडर्ड डेविएशन भी जो है वो एज अकॉर्डिंग ही हम उसको स्केल करते हैं। ज्यादातर -1 टू -2.5 का जो स्कोर होता है, टी स्कोर, उसको हम ऑस्टियोपेनिया कहते हैं। और -2.5 से कम जो स्कोर होता है उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और ओके। जितना ये स्कोर बढ़ता जाता है उतना आपका रिस्क ऑफ फ्रैक्चर जो है वो मल्टीप्लाई होता जाता है।
डॉक्टर दो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ऑस्ट्रोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस से ठीक पहले की स्टेज है। यदि सही समय पर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो इससे व्यक्ति को गंभीर समस्या हो सकती है। सही व्यायाम और सही खान पान से अपने सही लाइफस्टाइल अपनाने से आपको आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब हमें दीजिए इजाज़त, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे नए गैस के साथ और नई जानकारी लेके हेल्थ से जुड़ी। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिरकार क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.